यस बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वेबिनार लेक्चर सीरीज ऑन मेंटल हेल्थ, अ सेल्फ हेल्प, सीक हेल्प एंड एक्सटेंड हेल्प अप्रोच के एक और नए सेशन में, जिसे हमने वेबिनार 4.0 का नाम दिया है। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर तुषार सिंह सर प्रस्तुत हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं हमारे स्टूडेंट्स को एक ऐसे इंसान से मिला पाऊंगी जिन्होंने एक स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर कैसा होता है इसका सीधा प्रमाण अपने व्यवहार से दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लगभग मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के समय सर ने बीएचयू ज्वाइन किया था, इसीलिए हम इनके बहुत क्लासेस ही अटेंड नहीं कर सके। पर इतने कम समय में अंदाजा ही नहीं था किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी इतना गहरा प्रभाव डालेगी कि मेरे जीवन में स्टूडेंट्स की बेहतरी ही प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। आपको लगता होगा मैं शायद बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही हूँ, तो इस बात को मैं आप खुद ही बता देती हूँ कि सर के लेक्चर के बारे में अनाउंस करने के बाद मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आए सेशन को अटेंड करने के लिए कि मैं अपने आप ही अचंभित थी। इनके व्यक्तित्व के साथ साथ मैं अब इनके जॉब प्रोफाइल, स्पेशलाइजेशन और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पर भी आप लोगों का ध्यान ले जाना जरूरी समझती हूँ। डॉक्टर सिंह इस समय डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। इन्होंने पीएचडी की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से प्राप्त की है। इन्हें पठन पाठन के क्षेत्र में 12 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त है। बीएचयू में योगदान देने से पूर्व सर एमईटी यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी कार्यरत रहे हैं। वे यूनाइटेड किंगडम के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल द्वारा फंडेड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी रिसर्च डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाए हुए हैं। 2012 में डॉक्टर सिंह को केप टाउन साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेज द्वारा एमर्जिंग साइकोलॉजिस्ट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में मॉनिट्रियल कनाडा में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइकोलॉजिस्ट द्वारा डॉक्टर सिंह को अर्ली कैरियर रिसर्च अवार्ड की उपाधि से भी नवाजा गया था। सर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी हैं। साथ ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी में ट्रेजरर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वर्तमान में सर विभिन्न जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य हैं और डॉक्टर सिंह को यूजीसी, एनसीईआरटी के कई प्रोजेक्ट्स एवं डीबीटी इंडिया तथा एमआरसी यूके द्वारा यूके इंडिया कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट की भी जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। डॉक्टर सिंह ने 1 डजन से ऊपर रिसर्च पेपर्स और किताबों में चैप्टर्स लिखे हैं और इंटरनेशनल तथा नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स बाकी प्लेटफॉर्म्स पर कई जगह इन्होंने प्रेजेंटेशंस दिए हैं तथा मुख्य वक्ता के रूप में सेशंस भी लिए हैं। टीचिंग तथा रिसर्च कार्य के अतिरिक्त डॉक्टर सिंह ने बहुतेक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर साइकोलॉजिकल और सॉफ्ट स्किल से संबंधित ट्रेनिंग भी दिए हैं। सर ने बिहेवियरल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ फॉर इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डायनामिक्स, प्रोफेशनल स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेमोरी एनहांसमेंट, ग्रुप इंटरव्यूइंग स्किल्स पर भी काफी प्रभावी लेक्चर्स दिए हैं। इनके एक उभरते हुए रिसर्चर के रूप को देखकर और कई इनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखकर हम बाकी रिसर्चर्स को बहुत अभी प्रेरणा मिलती है। हम सब बहुत लकी हैं डॉक्टर तुषार सिंह ने हमारे वेबिनार के सेशन लेने के अनुरोध को स्वीकार किया और हम सभी को उनके विचार सुनने का मौका मिला। धन्यवाद सर। अब मैं वेबिनार के कन्वीनर प्रोफेसर एसआर रस्तोगी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे तुषार सर के स्वागत में 2 शब्द कहें। रस्तोगी सर, आई एम अनम्यूटिंग यू। लेट मी फाइंड वेयर आर यू। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपका रिसर्च पेपर और साइकोलॉजी के क्षेत्र में आप जगह जगह पब्लिश किए और सेमिनार और सिंपोजिया अटेंड किया। आज ये हम लोगों को मौका है कि आज आपके वक्तव्य को सुनकर
हम सभी लाभान्वित होंगे। और मैं अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के आपके वक्तव्य से हमारे विद्यार्थी, खासकर मनोविज्ञान के विद्यार्थी, लाभान्वित होंगे। ओके, धन्यवाद। तुषार सर, ओवर टू यू। धन्यवाद रस्तोगी सर, धन्यवाद खुशबू, और सभी प्रतिभागियों को मैं नमस्कार करता हूं, और आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप इस वेबिनार के सेशन के लिए जुड़े। आज का ये वेबिनार सेशन में कुछ उन सेल्फ हेल्प तकनीकों के बारे में रख रहा हूं जिनका उपयोग करके हम मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं इस कोविड-19 महामारी के दौरान, उनसे निपटने में स्वयं ही सक्षम हो सकते हैं। पिछले 2-3 महीनों से पब्लिक डोमेन में ऐसी बहुत सारी लेख प्रकाशित हुए, ब्लॉग आर्टिकल्स प्रकाशित हुए, पॉजिटिव साइकोलॉजी से संबंधित अध्ययन प्रकाशित हुए, जिनका फोकस इस बात पर रहा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इस महामारी के दौरान या तो इस महामारी की चिंता के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, या इस महामारी के दौरान घरों में बंद रहने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, और या फिर इस महामारी के कारण अपने दैनिक कार्यों को, जिनकी आदत सी हो गई है हमें, उनको न कर पाने के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, और कैसे इन समस्याओं का निदान किया जा सके घर में बैठे बैठे बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के। तो आज के इस लेक्चर के लिए मैंने प्रयास किया है कि उन सभी पब्लिश्ड जो लेख हैं, प्रकाशित लेख हैं, उनमें से उन चीजों को चुन करके आपके सामने प्रस्तुत करूं जिनका उपयोग हम लोग खुद ही बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह और निर्देशन के अपने घर में कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे लेख पब्लिक डोमेन में मुफ्त उपलब्ध हैं और इंग्लिश में हैं, तो इसलिए आज का ये लेक्चर मैं हिंदी भाषा में करूंगा, और लास्ट में, अंत में, उन सारे रिसोर्सेज की एक सूची भी मैंने लिस्ट कर दी है जिनको मैंने उपयोग किया है, ताकि आप यदि चाहें तो उन ओरिजिनल स्रोतों की ओर भी जा सकते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत में थोड़ी सी रिकैप के साथ करना चाहूंगा। बताया गया है कि किसी भी चीज की शुरुआत पुराने चीजों को जो ऑलरेडी हम जानते हैं उसके बारे में है। तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस का एक नोवेल स्ट्रेन है, और ये डिस्कवर किया गया चाइना के वुहान में दिसंबर 2019 में किसी समय, और सबसे पहले 12 फरवरी 2020 को अंतरराष्ट्रीय कमेटी जो है वायरल वर्गीकरण की, उसने इसको नाम दिया कोविड-19। भारत में इसका पहला केस 30 जनवरी को आया, जब केरल में वुहान से लौटे कुछ छात्रों में यह पॉजिटिव पाया गया, और ये पहला सोर्स था जो डायरेक्ट, पहला इन्फेक्शन था जो डायरेक्ट सोर्स से सीधे वुहान से आया था। जनवरी 30 के बाद फरवरी भर कोई नया केस नहीं आया, और 4 मार्च को इसका दूसरा, आप कह सकते हैं, दौर शुरू हुआ, जो इनडायरेक्ट मीन्स से आया, जो यूरोप और अन्य देशों से आया। हमारे जो लोग वहां पर गए थे काम के लिए, टूर के लिए, छुट्टियों के लिए, उनके थ्रू ये भारत में आया। 4 मार्च को पहली बार आया, जिसमें कुछ इटालियन टूरिस्ट के बीच में और कुछ भारतीय जो थे उनके बीच में पाया गया, और तब से आप जानते हैं बढ़ता जा रहा है। कुछ जो स्टैटिस्टिक्स इस स्लाइड को बनाते समय था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। मई 3 के WHO सोर्स के अनुसार वर्ल्ड में टोटल 33,49,786 केसेस थे, जो कि आज दोपहर में मैं देख रहा था कि 35 लाख से ऊपर हो चुका है। टोटल डेथ 2,38,628 3 मई तक हुए थे, जो आज 2.5 लाख के ऊपर हो चुका है। और मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्री है हम सभी जानते हैं, USA है। यहाँ प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर 1 लाख भी डेथ पर हम रुक जाएं तो बहुत हमारी उपलब्धि होगी।
यूके क्लोजली फॉलो कर रहा है, इटली, फ्रांस, स्पेन और नए देश जुड़ते ही जा रहे हैं। भारत में कल शाम तक के आंकड़ों के अनुसार टोटल 42,835 केसेस थे, जो कि आज 46,000 के ऊपर हो चुके हैं। टोटल डेथ कल तक 1389 थे, जो आज 1500 से ऊपर हो चुके हैं। और सबसे अफेक्टेड जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। आप हालात देख रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। गुजरात उसको फॉलो कर रहा है, फिर दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट हैं। 22 मार्च को हम लोगों ने 14 घंटे का स्वैच्छिक लॉकडाउन लिया था प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, और उसके बाद 25 मार्च के बाद से हम तीसरा लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन में है और तीसरे लॉकडाउन के दौर में है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने लॉकडाउन का तीसरा लेवल पार किया है, ट्रांसमिशन का तीसरा लेवल नहीं पार किया है। ये सबसे अच्छी बात है। तो लॉकडाउन के लेवल तीसरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन्फेक्शन का तीसरा लेवल आ जाएगा तो दिक्कत होगा। जो इस वायरस के कुछ क्लिनिकल इफेक्ट है जिसके बारे में हम लोग रोज सुन रहे हैं न्यूज़पेपर्स में और मीडिया चैनल्स में, कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। वो है कफ। पहले ये कहा गया कि इसमें ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च बता रहे हैं कि कफ किसी भी तरह का हो सकता है। हाई फीवर आता है और कभी कभी ये फीवर जाड़े के साथ आता है। मलेरिया आता है, बॉडी पेन्स होते हैं, एक होते हैं, ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, सांस बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है, थकान, सिर में दर्द और गले में खराश, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। इन लक्षणों के साथ हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ज्यादातर मामलों में इन लक्षणों को बॉडी खुद ही अडॉप्ट कर लेती है, और यदि हम टेस्ट न कराएं तो हो सकता है हमें पता ही नहीं चले कि हमें कोरोना हुआ था और हम ठीक हो गए। लेकिन जो इसके ज्यादा मुश्किल वाले लक्षण हैं वो है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम, जिसमें कुछ माइल्ड सेल्फ लिमिटेड डिजीजेज हैं, जैसे सांस फूलेगी और हम कुछ अपने घरेलू उपचार और कुछ प्रिकॉशंस के साथ दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में सीवियर निमोनिया में ये कन्वर्ट हो जाता है, कुछ केसेस में अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को वेंटिलेटर पे मशीन के जरिए सांस देना पड़ता है। कुछ केसेस में ये सेप्टिक शॉक की स्थिति आ जाती है, जब शरीर में एकदम ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि जान जा सकती है उससे, और बहुत ही कम केसेस में ये मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर को भी इनिशिएट कर सकता है। वर्ल्ड में ये माना जा रहा था कि जो इसके घातक असर है वो बुजुर्गों में पाए जाते हैं और बच्चे इससे बचे हुए हैं। युवाओं को रिस्क है लेकिन घातक नहीं है। भारत में हमने सबका उल्टा देखा है। भारत में बुजुर्ग आमतौर पर बचे हुए हैं, युवाओं को सबसे ज्यादा हो रहा है और बच्चे भी अभी तक बचे हुए। इसका कोई ना कोई कल्चरल कारण है, अध्ययन करने की जरूरत है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि भारत में बुजुर्गों को बहुत सम्मान मिलता है और जनरली 60 साल के बाद वो रिटायर्ड होके घर में काम करते हैं। बाहर उनका एक्सपोजर कम होता है, जबकि अगर हम यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज को देखें तो हर इंडिविजुअल को अपने लिए लाइवलीहुड जुटाना पड़ता है, बाहर जाना मजबूरी होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, और इसलिए वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं। भारत में युवा वर्ग जो है 20 से लेकर के 50-55 साल तक का वर्ग जो है वो एक्चुअली डेली बाहर निकलता है विभिन्न कार्यों से, और इसलिए वो ज्यादा एक्सपोज है। ये हालांकि मेरा केवल ऑब्जर्वेशन है, इसमें अभी भी वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की जरूरत है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, इसके मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पाए जा रहे हैं। बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं और पिछले 2 महीनों में मनोवैज्ञानिक जो जर्नल्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे रिव्यूज भी पब्लिश किए हैं, जो कि पुराने जो इन्फेक्शन के दौर के क्वारंटाइन और लॉकडाउन के समय के अनुभवों को एक साथ दिखाते हैं। भारत के लिए ये नया अनुभव हो सकता है लेकिन वर्ल्ड के लिए नया अनुभव नहीं है।
वहां क्वारंटीन एक आम घटना है। जब कोई भी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रभावित हो जाता है तो वहां उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और उस क्वारंटीन के दौरान उनमें कौन से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं उस पर बहुत सारा पब्लिक डोमेन में मैटर उपलब्ध है। और कुछ जो अध्ययन आए हैं वो अभी रिसेंटली आए हैं, किए गए हैं, जिसके आधार पर भी हमारे पास जानकारी है कि कम से कम ये 9 जो सिम्टम है वो लोगों में दिखाई पड़ रहे हैं लॉकडाउन के कारण और घर में बने रहने के कारण। सबसे पहला है इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक संवेग बहुत बढ़ गया है। वैसे तो नकारात्मक संवेग अच्छा होता है, थोड़ा सा आश्चर्य होगा आपको ये सुन करके, लेकिन नकारात्मक संवेग में एक अच्छाई होती है, वो हमको खतरों के प्रति सचेत करता है ना। हमारे जीवन का जो पहला संवेग होता है पैदा होते ही, वो होता है भय, और अगर वो नहीं होगा तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो नकारात्मक संवेग में ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस दौरान ये पाया गया है कि नकारात्मक संवेग की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ गई। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति परेशान हो जा रहा है, चिड़चिड़ा हो जा रहा है। जिन चीजों को हम आमतौर पर इग्नोर कर दिया करते हैं उन चीजों पर भी हम रिएक्ट कर दे रहे हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फियर ऑफ इन्फेक्शन। आमतौर पे ये घटना होती है ना, हम कोई भी रोग के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो सबसे पहले वो लगता है कि हमारे अंदर ही ये सिम्टम तो हमसे भी मिलता है। और यही हाल अभी है, जो मौसम चल रहा है, खांसी जुकाम होना आमतौर पे पॉसिबल है। कुछ ईश्वर की भी कृपा हो रही है, बारिश हो जा रही है हर दूसरे तीसरे दिन में। और ये जो खांसी जुकाम जो बढ़ रहा है उसके कारण हम सब लोग उसको मैच करने लग रहे हैं कोविड के कारण, और लग रहा है कहीं ये इन्फेक्शन हमें तो नहीं हो गया। ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जिससे व्यक्ति जूझ रहा है। तीसरा जो है वो है फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम। आदत तो रही नहीं हमें चुपचाप बैठने की, घर में बैठने की। चाहते हम सब लोग थे कि कभी आराम से छुट्टी मिले तो चैन से बैठे, लेकिन जब बैठने को मिला तो लग रहा है कि दिन काटे नहीं कट रहा है। तो ये बोर्डम, आदत नहीं है हम लोगों को एक जगह बैठने की, और उसके कारण जो ये बोर्डम आ रहा है और वो काम जो अचानक से हमें जरूरी लगने लगे हैं, मैं कहूंगा अचानक से जरूरी लगने लगा है। वैसे कभी शायद मॉर्निंग वॉक पे जाना भूल भी सकते थे, लेकिन अब बहुत जरूरी लग रहा है कि मॉर्निंग वॉक मुझे बाहर करनी थी। तो ये जो अचानक से जो काम जरूरी लगने लगे हैं, जब वो नहीं हो पा रहे हैं तो हम जानते हैं कि जब काम आप कोई करना चाहें और न कर पाए तो कुंठा पैदा होती है। तो तीसरा जो है वो कुंठा और बोरियत आ रही है। ये जो सिम्टम्स को हम रोज समाचारों में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिसीव कर रहे हैं, फेसबुक स्टेटस में देख रहे हैं, इसके कारण हो ये रहा है कि हमें एक रोग के प्रति अप्रत्याशित और अवास्तविक चिंता उत्पन्न हो जा रही है। लग रहा है कि ये रोग हम ही को, ऐसा तो नहीं कि हमें हो रहा है और मेरे अंदर भी हो गया, इन्फेक्शन फैल गया, मुझे भी तो खांसी आ रही है, वैसी ही आ रही है जैसी न्यूज में बताई जा रही है। तो ये अवास्तविक चिंता को हम हाइपोकाइंड्रियासिस कहते हैं। फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो चुका है। कई चीजें जो हम कर सकते हैं लग रहा कर ही नहीं पाएंगे, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा ये। कुछ लोगों के लिए कल से आपने देखा होगा अल्कोहल और ड्रग कोपिंग भी शुरू हो गई है ना। मेडिकल शॉप्स पे इतनी लंबी लाइनें नहीं लगी थी जितनी अल्कोहल की दुकानों पे कल से लगने लगी है। राशन में भी इतनी लंबी लाइन नहीं लगी थी, और पैसे तो पता नहीं कहां से भगवान ने दे दिया है। आज दिल्ली में मैं देख रहा था कि 170% रेट पे भी खरीदने के लिए कई किलोमीटर्स की लाइन लगी हुई थी। ये वास्तव में योद्धा है हमारे देश की। तो अल्कोहल और ड्रग कोपिंग भी पाया गया है कि लोग ऐसी सिचुएशन में उपयोग करने लगते हैं, जो कि एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। वैसे तो रिलीजियस होना और रिलीजियस कोपिंग मेथड्स को यूज करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पाया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में नेगेटिव रिलीजियस कोपिंग भी हम करने लगते हैं। अधिक इंस्टेंसेज हम खोजने लगते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर।
तो अगर हम अपने रिलीजियस इंसिडेंसेस स्ट्रक्चर से ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ये एक सामान्य घटना है, जैसे हम सभी घटनाओं से उबरते हैं वैसे इससे भी उबर जाएंगे, हमारे धर्म शास्त्रों ने हमको बताया है कि कैसे ऐसी परिस्थिति में भगवान का भजन करके पॉजिटिव रह के हम उबर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव रिलीजियस कोपिंग है। लेकिन जब हम उस रिलीजियस नॉलेज को नेगेटिवली यूज करने लगते हैं कि अरे मरना तो एक दिन सबको ही है, पूरे हमारे धर्म ग्रंथ में ये कहा गया है कि मरना ही अटल सत्य है, और इसलिए हमको क्या जरूरत है बचने की, जब मरना है ही तो बाहर जाते हैं, भगवान चाहेगा नहीं तो हम बिल्कुल मर नहीं पाएंगे। आपने मौलाना साद का ऑडियो भी बहुत बार सुना होगा कि अगर मरना संभव ही है तो आप मस्जिद में आके मरिए। तो ये नेगेटिव रिलीजियस कोपिंग है, रिलीजियस नॉलेज को नेगेटिवली इंटरप्रेट करना। एक्सट्रीम होपलेसनेस भी पाया जा रहा है कई केसेस में। कई लोगों में लगता है कि अब नथिंग इज इन देयर कंट्रोल, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब मेरे कंट्रोल से बाहर है। आज अगर सब्जी हरी नहीं मिली तो अब मैं खाना खा नहीं सकता, वो माइंड ब्लॉक हो जाता है कि देयर आर अदर ऑप्शंस टू दैट। तो लगता है कि अब कोई और हमारे पास होप बची नहीं है। और कुछ केसेस में अभी एक दो इंस्टेंसेज हमने इंडिया में भी देख लिए हैं, वर्ल्ड में ये आम बात है कि सुसाइडल आइडिएशन भी आने लगता है, खासतौर से पैसिव, नॉट एक्टिव बट पैसिव। हमको ये लगने लगता है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, तो ये पेंडेमिक से जाए या किसी इन्फेक्शन से जाए, इससे बेहतर है कि मैं खुद खत्म कर दूं। 40 दिन का लॉकडाउन झेलकर मुसीबत पा करके इन्फेक्टेड होने से अच्छा है कि हम खुद करते हैं। ये पैसिव सुसाइडियल आइडिएशन है, जब हमें ये लगता है कि शायद इससे बेहतर तरीका ये है। तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट हैं जो लोगों में आ सकते हैं और पाए गए हैं पुराने अध्ययनों में। एक नया अध्ययन स्पेसिफिकली कोविड-19 पे किया गया है शर्मन के द्वारा, और उन्होंने ये पाया है कि कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम लोगों में पाया जा रहा है, खासतौर से उन देशों में जहां पर ये केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। लोग रोज हजारों लोगों के इन्फेक्टेड होने की और सैकड़ों लोगों के मरने की खबर जहां आ रही है, वहां के लोगों में कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम पाया जा रहा है, जिसको कि उन्होंने जनरलाइज्ड एंजाइटी सिंड्रोम की तरह ही एक सिंड्रोम माना है, जो कि स्पेसिफिकली कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आया है। और इसके इन्होंने 5 लक्षण बताए हैं। इस पर इन्होंने एक स्केल भी डेवलप किया है जिसकी बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, बट ये 5 लक्षण बताए हैं जो बताता है कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम के उपस्थिति को व्यक्ति के अंदर। पहला लक्षण है डिजीनेस, महसूस करना कि लाइफ बड़े अलग तरीके से चल रही है, आराम नहीं मिल रहा है कहीं। ये डिजीनेस जो है वो पैनिक अटैक्स का प्राइमरी सिम्टम माना गया है। डिजीनेस डायरेक्ट पैनिक अटैक को प्रेडिक्ट करता है और ये जीएडी से भी एसोसिएटेड पाया गया है। तो ये पाया गया है कि जब कोरोना वायरस से रिलेटेड एंजाइटी उत्पन्न होती है तो डिजीनेस लोगों में पाया जाने लगता है। शायद हम लोगों को इससे वॉचफुल रहने की जरूरत है। दूसरा जो सिम्टम है वो नींद संबंधी समस्याएं हैं। नींद नहीं आना, नींद ज्यादा आना, नींद अनुचित समय पर आना, ये सब स्लीप डिस्टरबेंसेज माने जाते हैं। ये पाया गया है कि नींद ना आना और या नींद संबंधी समस्याएं भी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का प्राइमरी सिम्टम है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी रिलेटेड है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी रिलेटेड है, मल्टीपल डिप्रेसिव डिसऑर्डर से भी रिलेटेड है। और अगर स्लीप डिस्टरबेंसेज होती हैं किसी में तो वो एंजाइटी और वीकर इम्यून रिस्पांस के लिए हाई रिस्क पर होता है। तो एक नींद ऐसी चीज है जो हमारी इम्यून को खराब कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको समझने की जरूरत है। कुछ लोगों में पैरालिसिस रिस्पांस पाया जाता है, पक्षघात की तरह का रिस्पांस पाया जाता है, जब लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, आई कांट डू एनीथिंग नाउ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ये तब उत्पन्न होता है पैरालिटिक मूवमेंट जब हमें लगता है कि हम
इनकेपेबल है कोई काम करने के लिए। मैं अब इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। जब ये लगने लगता है तब हमें पैरालिसिस की सिम्टम्स आते हैं। ये पाया गया है कि पैरालिसिस सिम्टम ज्यादातर क्राइम विक्टिम्स को परसीव होता है। जब किसी क्राइम के हम विक्टिम होते हैं, व्यक्ति पैरालाइज होता है तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय व्यक्ति एक्सट्रीम एंजाइटी की स्टेट में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पैरालिटिक सिम्टम्स भी ये बताते हैं कि हम एक्सट्रीम एंजाइटी से ग्रसित हो रहे हैं। अगला जो सिम्टम है इस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एपेटाइट लॉस, भूख न लगना। लगता है कि अब भूख नहीं लग रही है, और कई लोग इसके बेहतर जस्टिफिकेशन भी देते हैं, अरे घर में बैठे बैठे कितना खाएं, कोई आउटपुट तो हो नहीं रहा है, बाहर तो कहीं जा नहीं रहे हैं, 3 टाइम खाना ही खाना है, कितना खाएंगे। तो याद रखिए, खाना न खाना जानबूझकर और खाने की भूख न महसूस होना दो अलग अलग चीज है। तो अगर हमें भूख ही महसूस होना बंद हो जाए तो ये एक प्रॉब्लम है, और मल्टीपल डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ये प्राइमरी सिम्टम भी है। खास तौर से इसके साथ ही अगर भूख लॉस हो जाए हमारी तो ये वीक इम्यून रिस्पॉन्स का भी कारण बन सकता है। और एक बड़ा कॉमन सिम्टम है जो एंजाइटी को प्रेडिक्ट करता है, और खासतौर से ये बाह्य प्रेडिक्टर है। इसके ऊपर वाले चारों तो हैं जो बाहर से दिखते नहीं है, व्यक्ति खुद महसूस कर सकता है, लेकिन ये जो ओवर्ट रिस्पॉन्स है, विजिबल साइन है एंजाइटी का, वो है जी मिचलाना, नॉजिया। तो अगर हमें बिना किसी कारण से इस तरह के अनुभव हो रहे हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम एंजाइटी में हैं। और नॉजिया प्राइमरी सिम्टम, मेजर सिम्टम पाया गया है पैनिक अटैक का। ये पाया गया है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ भी एसोसिएटेड है, और भय और दुश्चिंता का ये एक विजिबल साइन है। तो ये पांचों सिम्टम पाए गए हैं उन लोगों में जिनमें कोरोना वायरस एंजाइटी हाई होती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रति हमको जागरूक होने की जरूरत है। अगर हमें लगता है कि इनमें से कोई भी समस्या मेरे अंदर है तो हमको वॉचफुल हो जाना चाहिए, और यदि हम इसके बारे में जानते हैं तो शायद अपने आस पड़ोस दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दूर से। ये याद रखना है कि दूरी मेंटेन रखनी है। तो हम लोग चलते हैं सेल्फ हेल्प टेक्निक्स की ओर। मैं फिर बताता हूं कि ये टेक्निक नई नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स टेक्निक नहीं है। ये सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये सामान्य सी चीजें क्या करेंगी। तो इन टेक्निक्स को हमने कुछ चरणों में बांटा है। पहला चरण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेंटेन हेल्थ। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को मेंटेन रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पहला की जो आपको स्वस्थ रख सकता है वो है टाइम आउट फ्रॉम एक्सपोजर। ज्यादा समाचारों से अपने आप को दूर रखिए। जरूरी नहीं है कि दिन भर हम घर में बैठे हैं तो न्यूज चैनल ही देखें। आज तक की टीआरपी 2.5 गुना बढ़ गई है, उसको कम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि रात दिन हम समाचार ही देखें, हर मिनट देखें कि कितना क्या हो गया। तो एक्सपोजर से बचने की जरूरत है। कोरोना वायरस है ये तो हमें पता है, लेकिन अब इसके आगे सोचने की जरूरत है। इतना जानना जरूरी है कि इतना जानना बहुत है कि इसके कारण हम घर में बैठे। अब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, दिन में एक बार न्यूज देख लिया बहुत है। तो कहीं ना कहीं इसके एक्सपोजर से हमें बचना है। ये सबसे प्राइमरी रीजन है हेल्थ को मेंटेन रखने की। दूसरा, हमने देखा कि कोरोना वायरस एंजाइटी का एक मेजर लक्षण है भूख की कमी। तो दूसरा उपाय है ईट वेल। ज्यादा मत खाइए लेकिन कम भी मत खाइए, ठीक ठाक खाइए, जो उपलब्ध हो वो ही खाइए, लेकिन ठीक से खाइए। क्यों? क्योंकि शरीर हमारा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है न्यूट्रिशंस पे, न्यूट्रिएंट्स पर, और वो जब नहीं जाएगा तो शरीर का जो वास्तविक नेचुरल फ्लो है वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा।
एक तीसरी जो समस्या जो मुझे लगती है कि, और खास तौर से शुरुआत में जब ये दौर शुरू हुआ था, मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्या हो रही है। मनोवैज्ञानिक समस्या तो तब होनी चाहिए जब व्यक्ति किसी परेशानी को फेस करे। जब घर में मैं बैठा हूँ, मुझे रोग नहीं है, जिसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समस्याएं हैं जिनके पास, वो शायद इसको फील करें, लेकिन आमतौर पर मेजॉरिटी व्यक्ति जो घर में बैठा है, जिसके पास दिन भर और दिन बिताने के लिए पर्याप्त भोजन भी है, पर्याप्त सुविधाएं भी हैं, वो आखिर परेशान क्यों हो रहा है? उसमें मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्यों आ रही हैं? और कहीं न कहीं वो जो लोअर इकोनॉमिक वर्ग है, जो डेली खाता पीता था, वो कहीं न कहीं भूख से ही उबर नहीं पा रहा। मनोवैज्ञानिक समस्याओं की तो बात छोड़िए, उसकी समस्याएं अलग हैं। और हम जो वेल ऑफ हैं, उनकी समस्याएं मनोवैज्ञानिक होगी। तो ऐसा क्या है? उसका जवाब मिलता है थर्ड पॉइंट से, रूटीन। अब तो छुट्टी है, घर में बैठे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पहले रोज 6 बजे जगते थे तो अब भी जग जाएं। थोड़ा लेट तक जाग लेते हैं, थोड़ा लेट सोएंगे तो भी चलेगा, दोपहर में थोड़ा ज्यादा सो लेंगे तो चलेगा। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो एक हमारा जो नॉर्मल रिस्पांस होता है हॉलीडेज मोड का, सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है रूटीन पर। 1-2 दिन तक तो ये रूटीन अच्छा लगता है, रूटीन में चेंज अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये रूटीन चेंज हमको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगता है। तो हमको ये याद रखने की जरूरत है कि मोड बदला है, जीवन जीने का तरीका बदला है, जीवन नहीं बदला है। अभी भी वो सारी चीजें हैं जो हमें करना था। अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई अभी भी करनी है, अगर हम प्रोफेशनल हैं तो काम अभी भी करना है, केवल तरीका बदल गया है। और अगर हमें तरीका बदला है तो रूटीन बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैबिट बड़ी मुश्किल से फॉर्म होती है। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। अभी ये सेशन हम यहीं पे रख रहे हैं, इसके 30 सेकंड के अंदर आप इसी लिंक पे फिर से क्लिक करिएगा, फिर से नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए सेशन। कि रूटीन को हमको मेंटेन रखने की जरूरत है, रूटीन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, फिजिकल एक्सरसाइज। जानते तो हम सभी लोग हैं, मानते नहीं हैं। फिजिकल एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। और खास तौर से ऐसी परिस्थितियों में जब हम रिस्क में हो, एट रिस्क हो, जब हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं के, तब काम एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट पाई गई। CALM, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स एंड माइंड। तो चेस्ट के लिए सांस से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, चाहे आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, या कोई भी ऐसी यौगिक या एक्सरसाइज करें जिससे हमारे चेस्ट की एक्सरसाइज हो। आर्म्स के लिए करें, सिंपल PT से लेके योगा भी कर सकते हैं आप। साधारण PT जो स्कूल्स में हमने किया था उसको कर सकते हैं, या यौगिक एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। इसी तरह से लेग्स के लिए करें, स्ट्रेचिंग करें। और माइंड के लिए भी एक्सरसाइजेज करनी जरूरी है, जिसको हम आगे बताएंगे कि माइंड की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज। तो ये एक्सरसाइज जरूरी है। और फिर कोरोना वायरस एंजाइटी का जो दूसरा था, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए हेल्थ को, हमको स्लीप रूटीन को भी सही रखने की जरूरत है, स्लीप हाइजीन को बढ़ाने की जरूरत है। उचित समय पर सोएं और उचित समय पर जाग जाएं। अच्छी नींद लें, छोटी ही हो, अच्छी हो। हर व्यक्ति के लिए नींद कितनी जरूरी है वो व्यक्ति खुद असेस कर सकता है। कोई 4 घंटे में अच्छी नींद ले सकता है, कोई 6 घंटे में। सो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब सो करके उठे तो अपनी सारी थकान को दूर पाए और अच्छी तरह से दिन को शुरू करने के लिए अपने आप को ऊर्जा युक्त महसूस करें। तो ये कुछ तकनीकें हैं जो हमारे हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को खास तौर से मेंटेन कर सकती है
और अगर फिजिकल हेल्थ मेंटेन है तो समझिए आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो गई। अगला जो बात मैं करना चाहूंगा वो माइंडफुलनेस की है। आपने संदीप सर को भी सुना इसके बारे में, और मुझे यकीन है कि खुशबू इसके और भी एक्सपर्ट पकड़ लाएगी, पूरा सेशन माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स पे करेगी। लेकिन मैं माइंडफुलनेस की बात एक नए तरीके से करना चाहूंगा। 2020 में द माइंडफुलनेस क्लिनिक ने पेंडेमिक को एक अलग तरीके से माइंडफुलनेस के साथ बताया है। तो उन्होंने कहा है कि पेंडेमिक को आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से पॉजिटिवली एसोसिएट कर सकते हैं। इन्होंने कहा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए, और ये क्या करेगा, ये PANDEMIC पेंडेमिक को आपसे दूर रखेगा, इल इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक को आपसे दूर रखेगा। तो अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है क्या, कई घंटों के लेक्चर और वर्कशॉप हो सकती है, लेकिन उसका जो की वर्ड है वो केवल 2 है, बीइंग अवेयर, हमेशा जागरूक रहना। हम जो कर रहे हैं हर समय हमारा अपना चेतन से संपर्क बना रहना, हमारे आसपास क्या हो रहा है, मेरे विचार क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि सर हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता, जब हम कुछ बुरा सोचने लगते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम अवेयर नहीं हो रहे हैं। तो बीइंग अवेयर इज द की ऑफ माइंडफुलनेस। और ये जो संस्था है द माइंडफुलनेस क्लिनिक, इसने एक बड़ा ब्यूटीफुल मैनुअल दिया है, इसका भी रेफरेंस लिंक मैंने दिया है। पूरा मैनुअल दिया है कि कैसे हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके न सिर्फ कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, बट अदरवाइज भी ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये कहते हैं माइंडफुलनेस हेल्प अस टू बी इन प्रेजेंट। कहता है कि जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, और एज लो एज 5 मिनट्स अ डे, सिर्फ 5 मिनट का भी, तो ये आपको प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी मैं किस परिस्थिति में हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा जो है, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। ये हमारी एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है बिना किसी इवैल्यूएशन के। एक्सेप्टेंस विदाउट इवैल्यूएशन, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। तीसरा जो काम ये करता है वो करता है हमारे नर्चर को बढ़ाता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस तो ये हमको हेल्प करता है प्लेंटी ऑफ स्लीप में। ये हमारे बॉडी के नर्चरेंस को बढ़ाता है। रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हमारी स्लीप को बढ़ाता है, डाइट को मेंटेन रखता है, फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाता है। अब कैसे करता है, अक्सर जब हम लोग खाना खाते हैं तो कहीं और खोए हुए रहते हैं, हाथ मुंह को, चूंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह वो चलता रहता है, लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। डाइट तो जाती है लेकिन उसका एंजॉय नहीं हो पाता। तो जब हम बीइंग माइंडफुलनेस एट द टाइम ऑफ ईटिंग हेल्प अस हैव अवर बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। इसी तरह से बीइंग अवेयर अबाउट अवर प्रेजेंट थॉट हेल्प अस कीप अवर मूड बैलेंस। चौथा जो पॉइंट है वो कहता है कि माइंडफुलनेस आल्सो हेल्प अस टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो। पांचवा ये हेल्प करता है हमको टू इंक्रीज एम्पैथी एंड आल्सो सेल्फ एम्पैथी। दूसरों के बारे में भी संवेदनशीलता को बढ़ाने में, और अपने खुद के बारे में संवेदन, क्योंकि हम अपने बारे में अवेयर हैं, जितना ज्यादा हम अपने आप को जानता है उतनी ही ज्यादा हम अपने बारे में संवेदनशील होते हैं। तो ये हेल्प करता है हमारी संवेदनशीलता बढ़ाने में, दूसरों के लिए भी और अपने के लिए भी। नेक्स्ट ये हेल्प करता है हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मास्टरी को बढ़ाने में, हमारी क्षमता को बढ़ाने में, डेवलप करने में, ताकि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकें, और वो अचीवमेंट हमें व्यक्तिगत संतुष्टि देता है। जब हम कोई चीज अचीव करते हैं जो चाहते हैं तो संतुष्टि मिलती है, जब संतुष्टि मिलती है तो मूड वैसे ही हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट ये कहता है कि माइंडफुलनेस टेक्निक हेल्प अस सेट इंटेंशन ईच डे। हर दिन का एक नया टास्क सेट करने में हेल्प करता है, और उस टास्क को
अचीव करना अपने आप में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है उस पर्टिकुलर दिन में। एंड लास्ट एज, mindfulness also help us to make connection with our mind, our body and our five senses. तो अगर हम mindfulness को प्रैक्टिस कर रहे हैं as less as 5 minutes a day, it will help us in pandemic, not in negative sense but in positive sense. अगली जो तकनीक है तीसरी, तो हमने बात की फिजिकल की, उसके बाद बात की माइंडफुलनेस की, और तीसरी जो टेक्निक है अगर वो दोनों ना हो पाए तो ये तो कर ही लीजिए, रिमेन सोशल। अब तो सब लोग मानने लगे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत। तो रिमेन सोशल, एक्टिवेट योर सोशल नेटवर्क। बैरन ब्राउन कहते हैं कि हम लोग शारीरिक तौर पर, संज्ञानात्मक रूप में, जैविक रूप में और आध्यात्मिक रूप में, किसी भी रूप में देखिए हम लोग प्रोग्राम्ड हैं टू लव एंड टू बी लव्ड। यानी हम प्रोग्राम्ड हैं सोशल लाइफ जीने के लिए, और चूंकि हम प्रोग्राम्ड हैं तो ये सोशल लाइफ हर मर्ज की दवा है। तो अगर हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन ही सही, डिस्टेंस से ही सही, फोन के माध्यम से ही सही, मैसेज से ही सही, तो ये क्या करता है? इट जनरेट फीलिंग ऑफ कनेक्शन टू अदर्स। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-3 इवेंट्स कराए थे जिसमें लोगों में कुछ दिन तक तो बड़ा उत्साह रहा। वो क्या था? मनोविज्ञान की भाषा में हम लोग उसको सिंक्रनी कहते हैं। When a large group of people perform the same action at the same time, although at distant places, it create a kind of synchrony in our body and it has positive impact. तो जिस तरह पूजा करने के लिए जब हम मंदिरों में जाते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में बड़ी असीम शांति मिलती। क्यों? क्योंकि हम कई लोगों को वही एक्शन करते हुए देखते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ते समय कई लोग एक ही मुद्रा में एक ही तरह के गेस्चर्स और पोस्चर्स करते हैं, तो ये सिंक्रनी क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये सिंक्रनी जरूरी नहीं है कि फिजिकली क्लोज होके ही, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में ही किया जाए। अगर हम दूर दूर रह कर भी वो काम कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करता है। तो आप देखेंगे कि आजकल लोगों ने व्हाट्सएप पे साथ में खाना खाना शुरू किया है। फैमिली मेंबर्स अलग अलग हैं, दे हैव देयर कप ऑफ टी, गो फॉर ऑन अ वीडियो कॉल एंड चैट एंड एंजॉय टी एज इफ दे आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल। आपने देखा है आपके बॉलीवुड सितारे आपके लिए कंसर्ट्स कर रहे हैं, दे आर in their own rooms but they are working, performing like they are on the same stage. ये सिंक्रनी क्रिएट करना है लाइफ में, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, इमेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमको वो सोशल कनेक्शन को एक्टिवेट करने की जरूरत है। सोशल कनेक्शन हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। स्टडीज में पाया गया है, स्टीवन कोल ने बहुत सारे अध्ययनों में ये पाया है कि हमारे इम्यून सिस्टम के जितने भी बायोलॉजिकल मार्कर हैं वो इनहेंस होते हैं सोशल कनेक्शंस में। जब व्यक्ति सोशली आइसोलेटेड होता है तो ये बायोलॉजिकल मार्कर्स लो हो जाते हैं, और व्यक्ति जब सोशल सेटिंग में होता है तो ये बायोलॉजिकल मार्कर हाई हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको सोशल रहने की जरूरत है, डिजिटली ही सही। कैसे सोशल रहें? फैमिली और फ्रेंड से कम्युनिकेट करें, डेली बात करें, हर रोज चुन लीजिए, अरे 40 से तो ज्यादा ही फ्रेंड्स होंगे, अभी तो 40 दिन हुआ, हर रोज एक मित्र। और जब सारे मित्र खत्म हो जाएंगे, जो कि मुझे यकीन है नहीं होंगे, अगर बाई चांस खत्म हो गए तो फिर राउंड 2 खोज के निकालिए उन पुराने लोगों को, क्लास 1 के दोस्तों को, क्लास 2 के दोस्तों को, क्लास 3 के दोस्तों, कहाँ हैं वो, क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं उनसे। फेसबुक पे साड़ी चैलेंज और खाना चैलेंज देने की बजाय चैलेंज दे दीजिए कि लोग
in this year I was in this school, this class, let's connect। क्योंकि तब तो नहीं था मोबाइल फोन और व्हाट्सएप और वो सारी चीज। तो कई हमारे दोस्त जिनके हो सकता है हमें नाम भी ना याद हो, लेकिन वो हमारे साथ हमारी क्लास में ही थे KG1 में। तो वो चैलेंज दीजिए और खोज के निकालिए उन लोगों को। तो ये है सोशल कनेक्टेडनेस, और बड़ी खुशी मिलेगी जब आप अपने एक पुराने मित्र को खोज लेंगे। अगला है बिल्ड वर्चुअल कम्युनिटी ऑफ केयर। ऑनलाइन केयर सिस्टम क्रिएट करिए, ऑनलाइन ग्रुप्स बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे बात कर लूंगा, तुम्हें जरूरत होगी मैं हूं। आजकल लोग कर भी रहे हैं, नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉल मी और कॉल दिस ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल। तो जरूरी नहीं है साइकोलॉजिस्ट ही करें, ये हर व्यक्ति कर सकता है कि भाई मैं तो खाली बैठा हुआ हूं, अगर तुम्हें बात करना तो मेरे से करना। अभी एक बड़ा अच्छा ऑडियो वायरल हुआ था, आइडिया वोडाफोन वाला, अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। वो कहता है कि अरे कस्टमर केयर वाले से कि दिन में एक बार फोन करके प्लान ही समझा दिया करो। तो कम्युनिटी ऑफ केयर क्रिएट करिए। ये क्या करेगा, ये वैलिडेट करेगा आपके एक्सपीरियंस को। जब आप बात करेंगे ग्रुप में रोज, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके अकेले की फीलिंग नहीं है जो आप फील कर रहे हैं, ये सब फील कर रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग को वैलिडेट करेगा, और चूंकि ये आपकी फीलिंग वैलिडेट होगी तो आपको एम्पावरमेंट महसूस होगा कि अरे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग। और यदि आपकी कोई फीलिंग अलग है तो ये आपको सपोर्ट ग्रुप भी देगा कि अच्छा मुझको ये प्रॉब्लम हो रही, मैं किससे बात करूं। तो रिमेन सोशल, सोशल बने रहना फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी बहुत जरूरी है। और ये तब होगा जब आप अपने लिए और साथ ही साथ दूसरे के लिए भी जेंटल और काइंड बने रहेंगे, दयालु और नरम दिल बने रहेंगे, तब होगा। अगला सबका पॉपुलर और फेवरेट टेक्निक है, अपने अंदर के कलाकार को जिसको दबा दिया है उसको वापस ले आइए। मैंने देखा है इस बीच में इन 40 दिनों में कई लोगों को जिन्होंने अपने उन पुरानी हॉबीज को जिसको भूल चुके थे उसको फिर से स्टार्ट किया है, एंड दे आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। तो अपने अंदर की याद करिए कि कौन सी वो क्रिएटिविटी थी जो हम करते थे और अब प्रेशर में, लाइफ प्रेशर में भूल चुके हैं। क्या मैं अच्छी कविताएं लिखता था, क्या मैं अच्छी कहानी लिखता था, क्या मैं अच्छी ड्राइंग करता था, क्या मैं अच्छा स्केच करता था, क्या मैं बाथरूम में बहुत अच्छा गाता था। तो याद करिए कि ऐसी कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटी थी जो आप किया करते थे और अब भूल चुके हैं। पाया गया है कि आर्ट थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी इन डीलिंग विद साइकोलॉजिकल क्राइसिस। चाहे वो ड्रामा हो, डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, तो आप उस अपने पुराने भूले बिछड़े आर्ट को बाहर निकालिए। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं याद आ रहा है, तो फिर जोसेफ गोल्डस्टीन ने आपको मंत्र दिया है 3x3 का। 3 मिनट हर रोज प्रेजेंट में, यानी अपने सारे तंत्रिका तंत्रों को बिल्कुल प्रेजेंट में रखिए और ध्यान देने की कोशिश करिए कि कौन सी आवाजें आ रही हैं। अक्सर हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि जब शोर होगा तभी सुनेंगे, कोई बोलेगा तभी सुनेंगे। लेकिन जब आप ध्यान दें कि अब मुझे सुनना है, तो आप सुनेंगे कि अरे मेरे पंखे से भी कोई आवाज आ रही है, बाहर चिड़िए की भी आवाज आ रही है। ये क्या करेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, एंड इट वर्क्स एज अ गुड थेरेपी। 3 मिनट हर रोज अपने थॉट और थिंकिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करिए। अगले 3 मिनट तक मेरे दिमाग में जो आ रहा है उसको मैं बिल्कुल माइंडफुल होके ऑब्जर्व करूंगा। और 3 मिनट रोज अपने ब्रेथ और ब्रीदिंग को अवेयर होइए कि हम कैसे सांस ले रहे हैं, कितनी देर तक सांस इन कर रहे हैं, कितनी देर तक होल्ड कर रहे हैं और कितनी देर तक उसको बाहर ले जाने में कर रहे हैं। मेरी ब्रीदिंग चेस्ट से हो रही है या
स्टमक से हो रही है, एब्डोमेन से हो रही है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज द बेस्ट ब्रीदिंग। तो ये 3 × 3 मिनट एक्सरसाइज जो जोसेफ गोल्डस्टीन करते हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये क्विक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी है। अगर आप माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये केवल 3 × 3 एक्सरसाइज करिए। ये आप समझ लीजिए कि गाइड बुक है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का, ठीक है, क्विक ट्रेनिंग। तो अपने अंदर के क्रिएटिव इंसान को बाहर निकालिए, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर गोल्डस्टीन को फॉलो करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर माइंड मैटर्स। सारा तो दिमाग का ही खेल है, तो अपने दिमाग को जगाइए। जो काम एक्सरसाइज का माइंड था, माइंड एक्सरसाइज, उसकी बात अब हम लोग यहाँ करेंगे। इसको हम कहते हैं अवेक योर सेंसेस। अपने इंद्रियों को जगाइए। वेक अप योर माइंड, यू नीड टू वेक अप योर माइंड ऑन अ डेली बेसिस। अपने दिमाग को रोज जगाने की जरूरत है। याद रखिए, शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, हेल्दी खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं, क्रीम तेल भी पोत लेते हैं। दिमाग के लिए क्या करते हैं? शायद कुछ नहीं। तो माइंड को भी नरिश करने की जरूरत है। और माइंड का नरिशमेंट कैसे होगा? हमारा ब्रेन का, आप जो कुछ भी कह लीजिए मैकेनिज्म, वो 5 सेंसेस है। उन्हीं 5 सेंसेस के जरिए ब्रेन हमारा पोषण लेता है। उसका पोषण क्या है? इंफॉर्मेशन, और डेवलप करता है। तो ये टेक्निक कहती है कि अपने आप को एक्सपोज करिए रोज उन चीजों से जो आपके 5 सेंसेस को वैरायटी क्रिएट करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में रहने लगे हैं, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। शहरों में रहने वाले लोग अब चिड़ियों की आवाज पहचानना भूल गए। हम बता ही नहीं सकते कि किस चिड़िया की आवाज है, ये किस चिड़िया की आवाज है। अपने ग्रामीण दोस्तों से पूछिए, वो बता देंगे आवाज सुन के कि ये इस चिड़िया की आवाज। सेंसेस कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जानते हैं कि जो चीजें हम रोज प्रैक्टिस करते हैं वो स्किल्स हमारी इंप्रूव होती है, और जिनको हम नहीं प्रैक्टिस करते वो हमारी स्किल्स खत्म हो जाती है। तो अगर आप अपने 5 सेंसेस को हर रोज स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आपको ये आश्चर्य होगा कि आप दिन ब दिन कितने ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। कैसे करें? स्मेल और टेस्ट, जीभ और नाक को कैसे अवेकन करें? कुक एंड ट्रीट योरसेल्फ। नई नई चीजें बनाइए और ट्रीट करिए। टेस्ट बर्ड्स आपकी एक्टिवेट होंगी। रूटीन खाना मत खाइए, जो अच्छा लगता है वही खाएंगे, ये तो आपके टेस्ट सेंसेशन को मार देगी। आपको करेला नहीं पसंद है तो करेले के जितनी भी सेंसेशन है ब्रेन से वो इरेज हो जाएगी, ब्रेन वीक होगा। मिर्च नहीं पसंद है तो वो सेंसेशन इरेज हो जाएगी। तो आपको रूटीन में नहीं आना है, अलग अलग डिशेस टेस्ट करनी है, सो दैट आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है डिफरेंट टेस्ट को परसीव करने की, वो इंटेक्ट रहे, इंप्रूव हो। उसी तरह से स्मेल्स, केवल फेवरेट परफ्यूम मत लगाइए, ऑल काइंड ऑफ स्मेल्स। कहीं भी फ्लावर मिले, ट्राई टू एक्सप्लोर। कई बार हम कहते हैं कि ये फूल सुगंध वाला है, ये फूल सुगंध वाला नहीं है, बट नो, दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट फ्लेवर। तो कहीं ना कहीं हमको अपने नोज की सेंसेशन को ही बढ़ाने की जरूरत है। डिफरेंट फ्लेवर्स को हमको एंजॉय करने की जरूरत है, ताकि वो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़े। ईश्वर की कृपा से जीवन में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। जब आपके पास समय है, पुराने फोटो एल्बम्स को फिर से निकाल के देख लीजिए। भूल गए हैं प्रिंट करके जब से डिजिटल मीडिया आया है। हर बार जब हम कहीं जाते हैं तो सैकड़ों फोटो खींच लेते हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड भरती नहीं। सोचते हैं आराम से कभी बैठ के छांटेंगे कि कौन सी अच्छी है, और फिर अगली जगह जाते हैं वो भूल जाते हैं, वो बैकअप में कहीं है। चलिए खोज डालिए उन सबको एक एक करके। देखिए, जब आप किसी पुरानी फोटो को देखते हैं तो वो केवल देखते नहीं है, वो मोमेंट फिर से जीने लगते हैं, उस मोमेंट को फिर से एंजॉय करने लगते हैं आप। वो याद आता कि अरे वो सागर किनारे थे, मेरे फ्रेंड ने ये कहा था, मैंने ये किया था। आप वो पूरा मोमेंट रिलीव करने लगते हैं।
तो अपने विजुअल सेंसेशन को फिर से बढ़ाइए, अपनी पुरानी ट्रेवल हिस्ट्री को रिविजिट करिए। इसी तरह से साउंड सेंसेशन को बढ़ाइए, वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुनिए। और म्यूजिक सुनिए तो केवल ये मत सुनिए कि बोल क्या है या धुन क्या है, ये सुनिए कि इसमें क्या घुंघरू की आवाज है। अच्छा, ये जो म्यूजिक है इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज मुझे आ रही है। तो ट्राई टू एक्सप्लोर, आपकी अपनी जो साउंड की सेंस है उसको बढ़ाइए। और नेचर के साउंड, इस समय तो ईश्वर की कृपा से नेचर बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। जहां चिड़ियों के दर्शन नहीं होते थे वहां रोज चहचहाना सुनाई दे रहा है। तो चलिए बालकनी में रोज सुबह 2 घंटा बैठ करके एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम करते हुए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हुए ये भी देखें कि ये गौरैया चहचहा रही है और ये मैना चहचहा रही है। तो आप नेचर की आवाजों को सुनने की प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आता है और ब्रेन तो आपका डेवलप होगा। एंड इन द सेम वे टच सेंसेशन को भी बढ़ाने की जरूरत है। डिफरेंट चीजों को छूने की कोशिश करिए। एक्सपीरियंस द टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑन योर स्किन। छू के देखिए कि कैसा लग रहा है। चींटी अगर कहीं से आ गई शरीर पे तो तुरंत झाड़ने की बजाय थोड़ी देर उसको देखिए कि कैसे वो आपकी सेंसेशन, कैसे वो आपके हाथ पर थोड़ी देर तक चलती है। रिस्की जानवर को नहीं, लेकिन चींटी कुछ नहीं करेगी आपका, उसको एंजॉय करिए थोड़ी देर। तो लेट योर टेक्टाइल सेंसेशन बी इंटैक्ट एंड बी इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग। ये 5 सेंसेज ब्रेन स्टिमुलेटर्स कहे गए हैं और इसके बहुत ही ज्यादा मैजिकल इफेक्ट पाए गए हैं। स्टडीज ने ये पाया है कि अगर हम इन 5 सेंसेज, और यही वो 5 सेंसेज हैं जिसको पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग एक्टिवेट करते थे, जंगलों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करके। ये वही 5 सेंसेस तो वो एक्टिवेट करते थे। जितनी ज्यादा इन सेंसेस पे आप वो प्रैक्टिस करते थे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट उनके प्रेडिक्शंस होते थे। आज हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से जो चीजें देख रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने सेंसरी ऑर्गन से वो चीजें देखी थी और प्रपोज किया था। तो कहीं ना कहीं उन सेंसर्स को हमको बढ़ाने की जरूरत है। और लास्ट स्लाइड, द वैक्सीन। वैक्सीन तो सब खोज रहे हैं कोविड का, तो लीजिए ये पहला वैक्सीन आ गया। द वैक्सीन नेम इज ग्लैड। ग्लैड सब लोग रहना चाहते हैं। तो अगर ये 4 चीजें आप जीवन में अपने रखते हैं तो कोई भी वायरस, केवल कोरोना नहीं, कोई भी वायरस आपको परेशान नहीं करेगा। ग्रेटिट्यूड, आभारी रहिए जो जीवन आपको मिला है, जो जिंदगी आपको मिली है, जो सिचुएशन में आप हैं। आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन एक्सीडेंट था तो इसको भूल जाइए। मुझे जो मिल गया है ये मैंने बहुत मेहनत की है, आई डिजर्व दैट, डेफिनेटली यू डिजर्व। लेकिन उसके लिए आभार व्यक्त करने में भी कोई बुराई नहीं। ये पाया गया है, ग्रेटिट्यूड पे बहुत सारी रिसर्च हुई है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, और ये पाया गया है कि ये हमारा हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। खास तौर से ये भी पाया गया है कि जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं लोग, उनको डिप्रेशन और एंजाइटी से रिकवरी में काफी आसानी होती है। तो हम तो एंजाइटी और डिप्रेशन को ही दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पीड़ित होने के बाद ग्रेटिट्यूड शो करें, इससे अच्छा है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में ग्रेटिट्यूड को ले आइए। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, लर्निंग। ये मौका मिला है, थोड़ा सा फ्री टाइम, नई चीजें सीखिए, नई स्किल सीखिए, टारगेट दीजिए अपने आप को। हम लोगों ने तो सीख लिया ऑनलाइन लेक्चर देना और कोऑर्डिनेट करना। कई लोगों ने कई नई चीजें सीख ली। कुछ लोग YouTube पे गिटार बजाना सीख रहे हैं, कुछ लोग कोई म्यूजिक सीख रहे हैं। तो अपने आप को टारगेट दीजिए कि जो एक्स्ट्रा समय मिला है मुझे, इसमें मैं एक कोई नई चीज सीखूंगा या सीखूंगी। ये पाया गया है कि लर्निंग जो है वो हमारे को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है, हमारी क्षमताओं को, हमारे बीइंग को एक्सपेंड करती है, हमारा दायरा बढ़ाती है, और वो बढ़ा हुआ दायरा हमें संतुष्टि देता है, प्रसन्नता देता है। थर्ड जो कंपोनेंट है इस वैक्सीन का वो है अकॉम्प्लिशमेंट।
अपने आप को कुछ रोज टारगेट दीजिए और उसको अकॉम्प्लिश करिए। ये पाया गया है कि जो लोग गोल ड्रिवन होते हैं, अपने आप को लक्ष्य देते हैं और उन लक्ष्यों को अचीव करते हैं, आज मैं ये करूंगा, और जब उसको कर लेते हैं तो इट रिजल्ट इन हाई सेल्फ एस्टीम एंड हाई एफिकेसी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा नेगेटिविटी से बचा कर रखती हैं। अपना बहुत उच्च मूल्यांकन और अपनी बहुत क्षमता का विश्वास, ये दो चीजें हैं जो हमें लगता है कि एक तो मैं वैसे ही बहुत योग्य व्यक्ति हूँ और मेरी क्षमताएं हैं, मैं हर चीज से निकल सकता हूँ। अगर ये दो चीजें, दो यकीन है हमको, तो कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ द वैक्सीन, डिलाइट। लाफ्टर थेरेपी की बात की जा रही। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए जो सिचुएशन है। ये कहा गया है कि एक अच्छी हंसी और एक अच्छी नींद रात की हर चीज को बेटर कर देती है। लगता है सारा अच्छा हो रहा है। और ये पाया भी गया है मनोवैज्ञानिक शोधों में कि जो लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो लोग ज्यादा हेल्दी और साइकोलॉजिकली वेल होते हैं। तो ये ग्लैड जो है वो वैक्सीन है। सिर्फ अभी नहीं, हमेशा के लिए कर लीजिए कि हमारी लाइफ स्टाइल में रहे ये, कि मैं आभारी रहूं लोगों के, जो मेरे सामने जो मैं हूं उसके लिए आभारी हूं। जब मौका मिले, जितना मौका मिले, नया सीखना है। जब सीखेंगे तो अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग भी आएगी। और कुछ भी हो, प्रसन्न रहना है, खुश रहने की कोशिश करना है। तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगी नेगेटिविटी से आपको दूर रखना। और लास्ट मंत्रा बार बार व्हाट्सएप पे आ रहा है, रिमेम्बर व्हेन यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। जब आप बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाइए, अपने आप को पहचानिए, हु एम आई। ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि वो कौन है। कहा जाए कि सचिन तेंदुलकर पे 10 लाइन लिखिए, एक पन्ना लिख देंगे। किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी पे लिखिए तो एक पन्ना लिख देंगे, कहेंगे सर एक पेज और दे दो। और जब कहा जाता है कि अपने बारे में 10 लाइन लिखिए तो सोचने लगते हैं और कहते हैं अपने बारे में क्या लिखना। ये कारण ये है कि हमने अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। वी डोंट थिंक एट ऑल अबाउट अवरसेल्फ। इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है। और ये समय ईश्वर ने दिया है हमको कि चलो देखो अपने अंदर और पहचानो कि तुम हो कौन, हु एम आई। तो कोशिश करिए इस बात के लिए, पहचानिए कि हम कौन हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। ये उन सोर्सेज की सूची है जिसको कंसल्ट किया है मैंने। आप इसका पिक्चर ले सकते हैं। वैसे भी जब खुशबू इसको शेयर करेगी तो ये आप लोगों के पास रहेगा। ये वो सोर्सेज हैं, ओरिजिनल सोर्सेज जो पब्लिश हुए हैं 2020 के इस महामारी के दौरान। लेकिन ये हमेशा रेलेवेंट है, हर समय रेलेवेंट है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम लोगों को दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस में लेना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। फिर से याद दिलाऊंगा, घर में रहना है तभी स्वस्थ रहेंगे। और अब यदि खुशबू परमिट करेंगे तो कुछ डिस्कशन और कुछ प्रश्नों का जवाब मैं दे। सर थैंक यू सो मच इतना एम्पेरिकल वे में सेल्फ हेल्प टेक्निक्स को डील करने के लिए। और हाँ, हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग ग्लैड रहें। हम पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आयुषी गोयल। सर, व्हाट इफ यू आर नॉट गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स विद इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन, उनके लिए क्या सजेशन आप दे रहे हैं? आयुषी कहाँ है? Ayushi, let me unmute her actually. Just a minute, sir. Ayushi, yeah, she's here. Unmute. Hello, sir. आयुषी, Hello. Am I audible? Yes, you're audible, yes, Ayushi. आयुषी, मेरा तुमसे Yes. एक ही सवाल है, झूठ क्यों बोलती हो? सर सच बोल रही हूँ। सबसे पहला सवाल तुमने किया। सर ये सच है। लाइक समटाइम्स आई फील लाइक कि अच्छा बात स्टार्ट, ठीक है बात तो करनी है, बट स्टार्ट कहाँ से करें?
वो फॉर्मल अरे इतना हो अभी जाता तो है फिर तुमने आगे। स्टार्ट किया, सबसे पहला सवाल तो तुम्हारा है। सर बिकॉज जब आपने बोला कि जब आपने बोला कि फ्रेंड्स को ढूंढो और उनसे बात करो, तो बिल्कुल। तो एक्चुअली हाँ, तो हम्म, यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम द वन हु इज लाइक हु हैज प्रॉब्लम ऑफ इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन. ओके, सो आई एम फ्रॉम BHU इटसेल्फ. मेरे को बहुत लोगों ने बोला आपसे बात करने को, बट मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या आके बात करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ. तो दैट्स द रीजन आई आस्क्ड यू कि देखिए आयुषी, ये जनरल कंप्लेन है ज्यादातर इंट्रोवर्ट लोगों की, यस सर. ठीक है, कि उनको लगता है कि इनिशिएट कहाँ से करें, और अक्सर ये लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे. या सुना है ना, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग. या ये किस लिए होता है? ये अक्सर इसलिए होता है कि हम दूसरे के हिस्से का सोचने लगते हैं. मुझे कोई बात कहनी है किसी से, तो मैं जा करके सीधे बोल नहीं दूंगा, मैं सोचने लगूंगा कि अरे वो बुरा ना मान जाए. अब ये वो कहाँ बुरा नहीं मान रहा, ये मैं उसको बुरा मनवा रहा हूँ अपने दिमाग में. कहीं मैंने बात की और उसने जवाब नहीं दिया, ये भी मैंने उसके हिस्से का एक्शन कर लिया. यस तो सर. होता ये है कि हम अपने ही एक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, हम ही अदर पर्सन हो जाते हैं, एंड वी क्रिएट द टू आइडेंटिटी विद इन आवर ओन सेल्फ. अपने ही अंदर दो सेल्फ आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक जो मैं हूं और एक जो दूसरे हैं, और उसी यस कन्वर्सेशन में रुके रह जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होना जरूरी है कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ मेरे एक्शंस पे है, मैं अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार हूं. आई विल इनिशिएट अ कन्वर्सेशन. अब अगला क्या करता है ये उसको छोड़ दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए. ओके. और रिमेम्बर करिए कि ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को जानने वाले लोग जानते हैं कि मैं उनसे शेयर भी करता हूँ. आई हैव बीन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, लेकिन जब कोई ऐसी पसंद की चीज आई जो मुझे बहुत पसंद थी, मनोविज्ञान, और जब उसकी रिक्वायरमेंट हुई, जब मजबूरी हो गई कि ये तो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता अगर आप दूसरे से बात ना करें, तो एक्सट्रोवर्ट तो नहीं लेकिन एम्बीवर्ट बन गए. ओके. So remember कि when there is a need, there will be change in personality. तो आपको अपनी उस नीड को एक्टिवेट करनी है कि मुझे कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि हम सबसे बात करें, लेकिन एक कुछ क्लोज ग्रुप तो होना चाहिए जिससे हम बात करें. यस सर. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर सिचुएशन में आपको कूदना जरूरी है. अगर कहीं कोई न्यूट्रल सिचुएशन चल रही है, इट्स गुड टू रिमेन, नॉट टू टॉक और नॉट टू इनिशिएट. लेकिन कई जगहों पर हमें ये भी जानना है कि कई जगहों पे हमको इनिशिएट करना बहुत जरूरी है. यस अब आप अपने फ्रेंड को, आपकी रूममेट हो, आपकी फ्रेंड हो, या घर में आपका कोई फैमिली मेंबर हो, उसको आप देखेंगे कि वो परेशान है, तो आप जाके पूछेंगे नहीं क्या हुआ. पूछेंगे सर. क्यों पूछेंगे? क्योंकि यू फील कनेक्टेड टू. यस. आपको लगता है कि ये तो मेरा अपना फ्रेंड है. तो यस ये सर. जब कनेक्टेडनेस की फीलिंग को थोड़ा सा आप ओवर जनरलाइज करोगे, if not to entire world but definitely above your family, beyond your family, तो लगेगा कि ये इतना मुश्किल भी नहीं. और की मैं वही बताऊंगा कि अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लीजिए. हमारा जिम्मा सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी बात कहने का है. अगला क्या करेगा या क्या जवाब देगा ये उसको छोड़ दीजिए, उसके हिस्से काम है. दूसरे के हिस्से काम हम क्यों करें? एग्जैक्टली. Okay, we had couple of questions from this Shubhangi, one of the student, I suppose. Okay. If that abhi join nahi kiya lag raha है sir, because 29 participants have joined yet. We must wait for some time. तब तक आप में से किसी के पास का कोई क्वेश्चन है तो वो इनबॉक्स कर सकता है या रेज हैंड कर ले, so I can just pinpoint. 29 हुए हैं. Let me see the convener and co-convener have joined or not. Yes, Kishore sir is there. Unmute. And one more.
Yes, we have Kishore sir. So, continuing with the question, I suppose there is one question. हाँ. Oh, this is a question by one of the student that क्या skin के द्वारा भी शरीर में कोरोना आ सकता है? It's a basic question related to the spread of disease, sir. What's your input? नहीं, अभी तक की जो रिसर्चेज हैं उस हिसाब से नहीं। Okay. ये स्किन के जरिए पास नहीं कर सकता है, इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि इसके ऊपर एक थिन लेयर है प्रोटीन की, और ये जब भी किसी मीडियम जो सेमी परमिएबल या परमिएबल मीडियम उसमें जाते ही डिजॉल्व हो जाता है। तो इस वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए जरूरी है अभी तक के नॉलेज के हिसाब से कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी आपके मुंह के माध्यम से जाए या नाक के माध्यम से जाए, और चूंकि नाक की और आंख की जो आंसू वाली नली है वो कनेक्टेड है, तो कुछ केसेस में जब आप आंख को खुजलाते हैं इन्फेक्टेड हैंड से तो उसके जरिए भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच सकता है। तो याद रखिए कि हम मास्क तो पहनते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि आंख को भी नहीं छूना है जब तक हम बाहर हैं और जब तक हम हाथ न धो लें। तो अभी तक का जो ज्ञात स्रोत है वो यही तीन है, मुंह, नाक और आंख। Yes, we have Dr. Rupali Joshi. She is my senior. She had some question from sir. Rupali दी, आप mute पे मतलब हट चुका है, बोल सकते हैं। Thank you, Khushbu. Good evening, sir. Good evening. Hello. Yes, you're audible. Sir, हाँ, ओके सर, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो हमारे जो एल्डर पॉपुलेशन है, मतलब जो अलग रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर है, और वो मतलब एक तरह से वो काफी ज्यादा मतलब डिप्रेसिव मोड में आ गए हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन चैटिंग और वीडियो कॉल से जो भी हो, जितना भी हो, लेकिन उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो सर उनके लिए क्या सजेस्ट करें? और सर दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन है सर कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना घर से बाहर निकले उनका एक दिन भी नहीं बीतता, तो ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसे केसेस आ रहे हैं सुनने में कि वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ रहा है। तो सर क्या सजेस्ट कर सकते हैं सर ऐसे लोगों को? देखो रूपाली, डिप्रेशन से दूर होने के लिए जो हमने तकनीकें बताई हैं, तकनीकें तो वही हैं। अब वो केस टू केस हम लोगों को उसको मोल्ड करना पड़ेगा अगले के हिसाब से, ठीक है। ओके सर। हमारे यहाँ तो बाहर आंधी आने लगी है, तो अगर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाऊं ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम तो आई एम सॉरी इन एडवांस। Yes, sir. तो मेन चीज ये है कि हमको इंडिविजुअलाइज करना चलेगा। पहला मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूँ कि ओल्डर जनरेशन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ओल्डर जनरेशन फील कर रहा है अपने आप को आइसोलेटेड, तो ये हमारी यंगर जनरेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे ये फील होता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वी हैव हेजिटेशन टू इन टॉकिंग विद आवर पेरेंट्स, और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ कि अरे यार अपने मित्रों से मैं इतना बात कर रहा हूँ, अपने भाई और बहन से मैं इतनी देर वीडियो चैट कर रहा हूँ, लेक्चर देने के लिए 1 घंटे बाद भी बोरियत नहीं हो रही है, लेकिन अगर पेरेंट्स को वीडियो कॉल करते हैं तो 4-5 मिनट बाद ही लगता है कि बात खत्म हो गई। यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेक हो गया है, हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बनाया, ये ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक का ही नहीं, कोरोना कहीं भी सोशल सेटिंग को अफेक्ट नहीं करता, कोरोना केवल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ये बीमारी पहले से है, हमारी सोसाइटल ये प्रॉब्लम है, ये पेंडेमिक सोसाइटी का है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ओल्डर जनरेशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कोरोना का कोई रोल नहीं है, इसके लिए उसको दोष देने की जरूरत नहीं। तो हमको ये कनेक्शन बढ़ाना है, हमको खोजना है उन तरीकों को जिससे हम उनको फील करा पाए कि दे आर इम्पोर्टेंट। Yes, उनसे बात करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। और दूसरी चीज, जो डिप्रेस हो जा रहे हैं, जिनको अकेले, उनको कहीं ना कहीं ये सेल्फ हेल्प टेक्निक, वो जो लास्ट बताया था ना, कि उनको ये कहीं ना कहीं ट्रेन करने की जरूरत है कि लुकिंग विद इन इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस।
Sir, मैं we बता have दूं, जब एक बार ये आदत लग जाती है ना कि अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे दूर हो पाना। तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रैक्टिस कराने की जरूरत है कि लुक विद इन। ओके सर, थैंक यू। हाँ, we have Dr. Chandni. She has one question. I'm unmuting her. It is related to the elderly only. I'm not able to unmute you, Chandni. Well, she have text over here that any suggestion for elderly who does not have any hobby. Basically, we are trying like बात तो हम कर रहे हैं, but अगर उनके पास कोई हॉबी ही नहीं है तो हम किस तरह से सोल्यूशन दे पाएंगे हमारे एल्डरली पॉपुलेशन को? Sir? Hello. I suppose sir का वीडियो पॉज हो गया है. We can wait for few seconds. Okay. Let me. Hello. I suppose sir का connection अभी नहीं है. We can wait for few seconds. Otherwise, we'll have to terminate the session by Thanksgiving in absentia only. So other questions were like क्या ये तो था, and should we consult doctor while we have any cold cough during the pandemic day? So what I feel, so definitely you should go for some medical consultation. Telephonic will be the first option. Telephone से आप बात कर ले डॉक्टर से, वो पहला ऑप्शन रहेगा. बट अगर आपको लग रहा है कि बाकी सिम्टम्स भी आप पे परपिचुएट हो रही है, डॉक्टर आपसे कह रहा है कि आप आके मिलिए, तो इन दैट केस आप प्रेफर करिए कि आप वापस जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं. एंड देन तो डॉक्टर्स ओके, ये पूरी बॉडी ढकने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट कहीं पे जैसे अगर कोई छींक रहा है या फिर कोई खांस रहा है तो ड्रॉपलेट्स अगर आपकी बॉडी पे पड़ रहे हैं तो लेटर ऑन अगर आप उसी बॉडी से खुद को छुएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है. इस वजह से पूरी बॉडी को ढकने की बात कही जा रही है. ओके, चांदनी का क्वेश्चन वी कुड नॉट डील, वी कैन हैव अ पर्सनल टॉक टू सर. एंड हाउ कैन वी डेवलप पॉजिटिव इमोशंस इन सीनियर सिटीजन? वी फर्स्ट है कि आपको उनके साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी होगा. जैसे सर ने खुद ही सजेशन दिया है कि अगर आप कनेक्टेड नहीं फील करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव नहीं फील करेंगे. आप कनेक्टेड हो जाएंगे उनके साथ तो अपने आप उनमें वर्थ की फीलिंग आएगी, नहीं मेरे बच्चे मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो इस केस में एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप ही डेवलप करेगा. आई होप कि और किसी, आई हैव रूपाली दी, इफ शी कैन जस्ट put her insight into this, I'll be grateful. Rupali di, over to you. I'm trying to unmute you, Didi. Yeah, please. Yeah, हाँ, ओके, थैंक यू खुशबू. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो भी सर ने बताई है बहुत ही एप्लीकेबल, बहुत ही यूजफुल रहेगी. जैसे कि आप भी काम करते हो पॉजिटिव साइकोलॉजी में, हम भी करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड का जो सर ने बोला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसको करके देखिए, सभी लोग मेरे ख्याल से करते भी होंगे, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से ट्रीटमेंट है. केवल 10 मिनट 5 मिनट देने हैं आपको, और बाकी और सारी चीजें जो माइंडफुलनेस है और भी सारी चीजें, टेक्निक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी. अब सर ने ज्वाइन कर लिया है. Yeah, sir is there. I'm not able to see. Yeah, sir is there. हाँ, कहाँ था मैं, कहाँ तक सुना तुम लोगों ने? हाँ sir, we were discussing in your absentia about the questions being asked. We could not deal with question which was asked by Chandni. Dr. Chandni, I am unmuting you. Where are you? Just a minute, let me have a look. वैसे चांदनी पूछी है सर कि जिनके पास हॉबी नहीं है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं. I'm unmuting Dr. Chandni. If you have to put some other words. Chandni. Yeah. Am I on? Yes, you're again. Yes. Please, okay. Dr. Chandni. I had a question that what are your suggestions towards those elderly who have no hobbies? Additionally, there are elderly whom I know that they are more concerned about people who are having, you know, daily wages workers, कि उनका क्या situation हो रहा होगा. We are sitting here, we are having fun, we are with our kids, we are eating lots of things, but what to do about that? And plus additionally, as I mentioned, they don't have any such hobby, so they are moving towards depression, which their family are trying to pull them back towards the normalcy. So if you have any suggestion about that, sir? Yes, चांदनी, पहली बात तो ये है कि
चिंताएं सबको है उन लोगों की जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन एक्सेसिव चिंता कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट को। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनर एंजाइटी विच दे आर डेवलपिंग इनसाइड। ठीक है, चिंता सबको है, हम लोगों को भी है कि उन मजदूरों का क्या हो रहा है, उन स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, डेली वेज वर्कर्स का क्या हो रहा है। लेकिन एक्सेसिव वरी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल एंजाइटी। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर वो इस तरह की चिंताओं को शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अंदर से एंग्जियस। अभी जो वर्ल्ड वाइड एल्डर पॉपुलेशंस के लिए सजेशंस आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कि उनको न्यूज से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूर रखा जाए। ठीक है, दूसरी जो इंडियन सिचुएशन के आधार पे जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि उनको सक्सेस स्टोरीज बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन का इन्फेक्शन रेट, डेथ रेट दोनों कम, तो अगर न्यूज दी भी जाए तो इस तरह की दी जाए। रिकवरी के केसेस बताए जाए, इंडिया में रिकवरी का परसेंटेज सबसे हाई, डेथ का सबसे कम है, ये हाईलाइट करना है। तो रादर देन वो इतने ज्यादा गुड नहीं होते हैं नंबर्स को समझने में। अगर ये कि वो न्यूज में सुनते हैं कि आज इतने लोगों की डेथ हुई, द वर्ड डेथ इज ए स्टिग्मा, मेंटल स्टिग्मा है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमको। तो रादर देन हमको उस न्यूज को इंटरप्रेट करके सुनाने की जरूरत है कि डेथ रेट इज वेरी लो, बहुत सारे लोग ठीक होके आ रहे हैं। दूसरी बात रही हॉबी नहीं है। हॉबी देखो सब में होती है, हम अवेयर नहीं हैं, ये कहने की जरूरत है कि उनकी हॉबीज से कहीं ना कहीं हम अवेयर नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको उनको एक प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में जहाँ डालना पड़ेगा। इस समय पर्याप्त समय है। एक चीज जो मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया हूँ कुछ समय पहले से और बहुत इफेक्टिव होती है, वो है लाइफ स्टोरी टेलिंग में एंगेज करना उनको। अब समय है उनके पास, अगर वो एल्डरली हमारे साथ हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दिन में कुछ समय सारी जनरेशन जो अवेलेबल उनको बिठा के कहना चाहिए कि अपने समय की कोई बात बताइए ना, हाउ वाज योर चाइल्डहुड। तो उनको उस रिक्रिएशन में, रीलिविंग, वो जो मैंने बताया कि आप पुराने ट्रेवल मोड में जाइए, पुरानी एल्बम्स को, तो वो समय में उनको वापस ले जाइए। लेट देम इमेजिन द टाइम व्हेन दे वर मोस्ट हैप्पी, मोस्ट एनर्जेटिक एंड दे वर एंजॉयिंग लाइफ। तो लाइफ स्टोरीज में ले जाइए कि चलिए आज बताते हैं तुमको, बच्चे अगर हैं, छोटे बच्चे हैं तो चलो तुम्हें बताते हैं दादाजी जब ये थे तो क्या करते थे। दैट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग टू एंगेज देम। अगर वो पास नहीं है, फिजिकली नहीं है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, दूर हैं, तो ऑनलाइन इस तरह के डिस्कशन सेशन शुरू करिए। एक्सीडेंटल इनिशिएट करिए। अरे पापा आज हम, या मम्मी या चाचा जी, आज हम ये पुराना एल्बम देख रहे थे, ये फोटो देखिए, आपको याद है ये वाली फोटो कब हम लोगों ने ली थी, कैसे ली थी। आज हम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, इस तरह की बात हो रही थी, तो मुझे याद आया आपने बताया था कि इस समय ये हुआ था। लेट देम एंगेज इनटू दिस प्रोसेस। चाइल्डहुड गेम्स शुरू करिए जो वो आपके साथ खेलते थे। लूडो शुरू करिए। मैं अपनी बेटी के साथ लूडो खेल रहा हूँ, सांप सीढ़ी खेल रहा हूँ, चिड़िया उड़ खेल रहा हूँ। वो पुराने गेम जिसको वो एंजॉय करते। Yesterday, Sandeep sir added that you were playing role play with your daughter. Yes. she treats you as your child and she as a teacher, student teacher. Yes. एक अभी इस पेंडेमिक में एक बड़ा नेटवर्क बना है जो मैंने कहा था सोशल कनेक्टेड नेटवर्क। वी हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आवर फैमिली मेंबर जिसमें 3 पीढ़ियां थी। अब हमने उसमें एक्सटेंडेड फैमिली को, मामा, चाचा, ताऊ, सारे लड़कों को जोड़ दिया है। नाउ वी प्ले लूडो, ऑनलाइन लूडो आ गए हैं। आप समझिए, इन्वेंशन नीड होती है तो होता है। अब लूडो लोग पास में नहीं खेल सकते तो ऑनलाइन लूडो एप्स हैं। सो कहीं ना कहीं कनेक्टेडनेस वाली फीलिंग लाने की जरूरत है। अब हर सिचुएशन यूनिक होती है, हर पर्सन यूनिक है और उस पर्सन से रिलेटेड सिचुएशन यूनिक है। तो वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट यूनिक थिंग which may engage them, and the key is engagement.
डिसएंगेज करना उनको उस नेगेटिविटी से और एंगेज करना पॉजिटिविटी में, नंबर 1। और दूसरा, लेट देम फील कनेक्टेड। उनको अंदर से महसूस होना चाहिए कि यस, माई जनरेशन, माई यंगर जनरेशन इज कनेक्टेड विद मी। ये एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लाइक सम पीपल आर गेटिंग टू फ्राइटेंड फ्रॉम दिस पेंडेमिक and some way or other it is also increasing anger in them. Sir, I request you to suggest some ideas related to this and anger management. This question is by Shubhangi Sinha. So probably the answer was in the presentation itself. फिर से रिपीट करो इसको, क्वेश्चन को। हम बोल रहे हैं sir, some people are getting too frightened from this pandemic and some way are negative, some way or other is increasing anger in them. Sir, I request you to suggest some ideas related to this and anger management. Yes, बेटा, एंगर मैनेजमेंट के लिए भी वही टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने अभी बात किया था। पहली चीज तो सबसे बड़ा, जो सबसे पहली लाइन थी सेल्फ हेल्प की, डिस्कनेक्ट करो अपने आप को उन इंफॉर्मेशन से, मिनिमाइज करो इंफॉर्मेशन इनटेक जो कि इससे रिलेटेड है। क्योंकि एक्सेसिव थॉट, बताया गया है हम लोगों को, हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो सूचना ही क्यों ना हो। तो उस सूचना से, सूचना के ओवरडोज से बचने की जरूरत है। ठीक है, कम करिए, दिन भर में एक अपडेट ले लेना काफी है कि क्या हुआ। अब हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं, आपके एज में तो खाली ये कंसर्न होना चाहिए कि मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे, जा सकते हैं, बस इतनी सूचना पर्याप्त। Sir, there are few more questions, but I feel that the time is getting too high and it is tiresome for sir as well. So with this, I'd request our HOD, Professor Kishore Kumar sir, and the co-convener of this webinar as well, to give the vote of thanks. धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आप किशोर सर से रिक्वेस्ट करते हैं। सर, किशोर सर। जी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर तुषार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, BHU वाराणसी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें ऐसा लगा कि साइकोलॉजी के शिक्षक के रूप में कम और एक मनोचिकित्सक के रूप में आपने सबों को इस तरह से समझाया कि लग रहा था कि शायद ही किसी के मन में कोई शंका या समाधान रह जाए। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी तरह की परेशानियां कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन है वो लोगों के सामने, और आपने बहुत ही सरलता पूर्वक इसको बताया। तो अपने विभाग की ओर से, अपने महाविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से मैं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में तमाम ऊंचाइयों को छू। अब मैं अपने कन्वेनर डॉक्टर शशि रंजन रस्तोगी सर को धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर DP सिन्हा को धन्यवाद देता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में यह फंक्शन हुआ, और बहुत सारा धन्यवाद मैं खुशबू को देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, he deserve a lot of appreciation, और थैंक यू किशोर सर और सारे लोग वहाँ कॉलेज में जिन्होंने ये बहुत नोवेल आइडिया कंसीव किया और इसको एक्चुअली कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much. With this, I wholeheartedly thank you from my own side, sir. Please, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और मेरे वेबिनार में मेरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किए। कई टीचर्स भी आए इसमें, जैसे मेरे टीचर्स, आप professionally they are teachers now, but they had been my seniors as well. Shikha di, Rupali di, my batchmate Chandni, many more students from different places as well. We had some students from Patna as well. I thank all of you.
With this, I want to make a formal announcement for the next session. I'm sharing my screen so that it becomes easier. Yeah. The next session, that is webinar, webinar 5.0 will be on the topic of impact of music and dance on mental health and general well-being. The session will be conducted by Dr. Shubham Shri, Medical Social Service Officer, Department of Community Medicine, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar. This session is scheduled on 7th of May 2020. Time will be the same. Hope to see you all soon, and bye-bye with this. I again thank all the